जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो आज ऐसा ही जो प्रश्न पत्र था उसका जो सेकंड भाग है, द्वितीय भाग है, उसके कुछ प्रश्नों का हम हल देखेंगे। कल के सेशन में हमने 50 प्रश्न हल कर लिए थे। आज शेष 50 प्रश्न हम हल करेंगे। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, रीट और पटवार के अभ्यर्थी भी लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है उसके एक एक बिंदु से इसमें कई कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें मूल्यांकन का जो गुण होता, व्यापकता, वो इसमें होता है। खैर, आरंभ करें कक्षा को और प्रश्नों को देखते हैं। हाँ जी, जय हिंद, सुप्रभातम। हाँ, शुभाशीष, खुश रहें, सबका अभिवादन और प्रणाम स्वीकार है, सब आनंदित रहो। इसी के साथ आरंभ करते हैं आज के सेशन को बिना वक्त गंवाए। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। पहला प्रश्न आपको यहाँ जो दिख रहा है वो काल के टॉपिक का है। राम अभी आया है, राम अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है? राम अभी आया है, वाक्य में जो क्रिया है वो किस काल की है? बताइए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या होगा? आसन्न भूतकाल, बड़ा निकट का भूतकाल है। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स की ओर भी दृष्टिपात करता जाऊंगा। ठीक है, और अपन इस व्याख्या को भी आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, तो अधिक वार्ता न करके अपन इसके व्याख्या पे ही ध्यान देंगे। आसन्न मानी होता निकट का निकट, भूतकाल मानी बीता हुआ समय। तो इसमें जो क्रिया होती है वो क्रिया संपन्न हो चुकी होती है, लेकिन वो बहुत पहले नहीं, थोड़ी देर पहले। ये मान लीजिए निकट का भूतकाल है, ठीक है, तो आसन्न भूतकाल। ठीक है, और यदि यही वाक्य ऐसे होता, राम अभी आया, तब यह सामान्य भूतकाल होता। देखिए बहुत से विद्यार्थियों ने गलत कर दिया इसका उत्तर। ठीक है, राम अभी आया है, आसन्न भूतकाल, राम अभी आया, सामान्य भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या अगली, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वाक्य किस काल का? बताइए। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यह वाक्य किस काल का है? ठीक है, ऐसे वाक्यों की हालांकि हमने कक्षा में तो काफी चर्चाएं की हैं। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको ऐसा वाक्य कभी नहीं सुनने को मिले। जिस दिन रिजल्ट आए, परिणाम आए, आपको ये सुनने को मिले वह पढ़ा इसलिए उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हेतु, हेतु मदद भूतकाल। हेतु मानी होता कारण, एक क्रिया का कारण दूसरे पर निर्भर कर रहा है। हेतु, हेतु मदद भूतकाल। भाई, जब एक क्रिया का संपन्न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करे और दोनों क्रियाएं बीते हुए समय की हो, दोनों क्रियाएं बीते समय की हो, तो वो क्या होगा? हेतु, हेतु मदद भूतकाल। जैसे हम यूं कहें, यदि कोविड की सेकेंड वेव न आती तो रीट हो जाती, तो ये किस काल की बात कर रहे हैं? अपन बीते समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेतु, हेतु मदद भूतकाल। अगले प्रश्न को देखते हैं। लगता है वह चला जाएगा, लगता है वह चला जाएगा, वाक्य देखिएगा, बोलो क्या होगा? लगता है वह चला जाएगा, सामान्य भविष्यत्काल, संभाव्य भविष्यत्काल, हेतु, हेतु मतद भविष्यत्काल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, हेतु, हेतु मतद वाला उत्तर सबने सही दिया था दूसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न क्या? तीसरे प्रश्न का क्या होगा? संभाव्य भविष्यत्काल। देखो, लगता है, हो सकता है, संभवतः है, शायद, इस प्रकार के शब्द संभावना का बोध कराते हैं। संभावना का, संभावना सूचक शब्द है सबके सब। और यहां जो संभावना प्रकट की जा रही है वो किस काल में प्रकट की जा रही है? वो आने वाले समय में किसी कार्य की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। श्याम खेल रहा था, श्याम खेल रहा था, किस काल का बात? इसलिए मैं कहता हूं रीट वालों को विशेष तौर पे आप भी इस प्रश्न पत्र एनालिसिस में आया कीजिए। अब देखो, आपके रीट के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न मिलेगा आपको काल का, यहां 5-6 प्रश्न मिल गए। ठीक है, हाँ जी,
बताइए, श्याम खेल रहा था। कई विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया है। और देखिए, हाँ जी 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 जी, श्याम खेल रहा था अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अरे भाई, इसमें श्याम के खेलने की बात हो रही है। भाई श्याम खेल रहा था, कब खेल रहा था? बीते समय में खेल रहा था। क्या श्याम का खेलना संपन्न हो चुका था या जारी था? जारी था। तो इसमें जिस समय बिंदु की बात है, उस समय बिंदु में क्रिया संपन्न हो चुकी थी या क्रिया जारी थी? जारी थी। जैसे मैं कहूं, जब मैं आया तो वहां एक सांड, दो सांड लड़ रहे थे, ठीक है, डीजे बज रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं बात कर रहा हूं बीते समय की, और उस बीते समय में मैं जिस कार्य की, जिस क्रिया की बात कर रहा हूं, वो क्रिया जारी थी, ठीक है। इसको आंग्ल भाषा में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत से विद्यार्थियों का एकदम सही उत्तर है साधु 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 साधु। तो प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं। तो एक प्रश्न में 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। सही कौन सा है, हमें यह तय करना है जी। सुरेश बाबू कह रहे हैं सर मैं रीट से ही हूं। बहुत अच्छी बात है, रीट के विद्यार्थियों को हर हाल में उपस्थित रहना है और अब अपनी परीक्षा के प्रति गंभीर हो जाओ। हमने आपको संदेश भी दे दिया है, व्यक्तिशः भी, अब आप गंभीर हो जाओ, ठीक है। काफी दिन विश्राम कर लिया, हालांकि जिन्होंने विश्राम नहीं किया वह निसंदेह विजेता होंगे, लेकिन अब इस तंद्रा को तोड़ते हुए, इस प्रमाद को छोड़ते हुए, इस आलस्य का त्याग करते हुए अब जो आप कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाइए, ठीक है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, और इसका उत्तर आ चुका है बहुत से विद्यार्थियों का, सी। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? पूर्व रात्र। क्या कहते हैं? पूर्व रात्र। बाकी तीनों गलत है। कैसे? ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, उनको देवदूत कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत वत्सल, ठीक है, आश्रयदाता, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, प्रहसन। नाटक के जो भेद होते हैं ना, 10 भेद, उनमें से एक भेद होता है प्रहसन। प्रहसन वो नाटक होता है जिसमें हास्य रस भरपूर होता है, जिसमें हास्य का संपुट अधिक होता है। ऐसे नाटक को क्या कहा जाता है? प्रहसन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, जातिस्मर निम्न में से किस वाक्यांश का एक शब्द है? भाई जो यहां एक शब्द दिया हुआ जातिस्मर, उस जातिस्मर शब्द का अर्थ क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। जो पहले जन्मा हो, बताइए भैया, जो पहले जन्मा हो, जिसकी जाति उच्च हो, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, तो जातिस्मर किसे कहा जाएगा? तो जातिस्मर शब्द डी के लिए प्रचलन में है। जिसको अपने पूर्व जन्म की बातें याद हो, उसके लिए क्या होगा? जातिस्मर शब्द का प्रयोग होगा। देखो एकदम नया सा शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्रभु। प्रश्न संख्या 8, 7 ही है क्या? ठीक है। किस क्रमांक में अष्टि और अष्टि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? यहां क्या पूछ लिया आपको? शब्दयुग्म पूछ लिया। अब शब्दयुग्म याद करते समय हमें हल्का सा मात्राओं का ध्यान रखना है। अब हम याद करें अष्टि अष्टि अष्टि, ठीक है, तो यहाँ ह्रस्व मात्रा है, यहाँ दीर्घ मात्रा है, किसका अर्थ क्या होगा? एग्जामिनर जो होगा, जो प्रश्न पत्र का निर्धारक होगा, वो कंफ्यूज करेगा। वो एक आगे लिख देगा, एक पीछे लिख देगा, और कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि करना क्या है, हम अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे। तो अष्टि और अष्टि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा? इसका उत्तर ए होता है, एक छंद विशेष तथा एक राग। अष्टि एक छंद का नाम है और अष्टि एक राग को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर प्रवेश करते हैं। इधर देखिएगा, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है। यहां भी 4 जोड़े दे दिए, इनमें से सही जोड़ा कौन सा है, हमें उसकी पहचान करनी है। देखिएगा, अगध सूखा, अंगद बलि का पुत्र, अतप ठंडा, आतप धूप, आगार स्थान, आगर धूरी, अर्चन पूजा, अहेर भोजन, ये 4 जोड़े दे दिए जी। इनमें से सही जोड़ा कौन सा है, हमें ये पहचानना होगा। और ये तो आप बड़ी आसानी से, ऐतप जहां तप ना हो ठंडा, और आतप उसको धूप, इसको ध्यान रखना। ऐतप जहां तप न है, ऐतप न तप ठंडा, और आतप
आ का अर्थ तो तक भी लेते हैं ना, आ का तो पूर्ण के भाव में अर्थ लिया जाता है। तो जहां तप हो वो तो धूप है, और जहां तप ना हो वो ठंडा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। क्या बात है, कुछ विद्यार्थियों को एकदम सही उत्तर है, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है, प्रश्न पत्र के प्रश्न हल न कर पाओ तो उस कुंठा से या उस पीड़ा से छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है, सत्य का सामना कीजिए। हाँ कि भाई हाँ निकल जाओ, प्रश्न तो नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं है, ना ना, उपस्थित रहिए, याद भी तो होंगे सुन सुन करके। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 तो सही है और 1 गलत है। मैंने कहा ना, इससे ऐसा ही प्रश्न पत्र का आपको इतना लाभ मिलेगा, रीट वालों को विशेष तौर पे, ऐसा ही वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, रीट वालों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि इतने प्रश्न तैयार हो जाएंगे, इतने प्रश्न हर टॉपिक से, तो पूरा का पूरा व्याकरण हो, भले याद करने वाली चीजें हो। देखो, विवाह में मिला धन यूप, लालिमा से युक्त रक्तिम, पूर्णिमा की रात राका, मन का असीम दुख मनस्ताप। ठीक है, 4 विकल्प है जी, इनमें से गलत कौन सा है? बताइए बताइए, गलत कौन सा होगा? जैसे लोकेंद्र बाबू ने उत्तर एकदम सही दिया है, मिश इंदिरा ने सही दिया है, कल्पना राजेश ने सही दिया है, क्या बात है। विभा अंकिता वैसा गलत हो गया, सचिन सही है, ठीक है, हाँ शंकरलाल सही है, साधु। अरे इसका उत्तर क्या होगा? विवाह में मिला धन। विवाह में मिला धन तो दहेज होता है भैया, यूप नहीं। ठीक है, और लालिमा से युक्त, भाई जो लाल लाल हो, हम कहते हैं ना रक्तिम, उसकी आंखों में रक्तिम डोरे उतर आए थे, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। ठीक है, और मन का असीम दुख मनस्ताप कहते हैं। और राकेश शब्द किसको कहते हैं? चंद्रमा को, है जो रात्रि का स्वामी हो। पूर्णिमा की रात्रि का तो स्वामी कौन? चंद्रमा ही होता है। पूर्णिमा को तो चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ उदित होते हैं, उनका सौंदर्य जो है अपने यौवन पर होता है। आगे देखिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, बड़ा अच्छा शब्द है, देखना। वह परकीया नायिका, परकीया दूसरे से स्नेह करने वाली, वह परकीया नायिका जिसका दूसरे पुरुष से प्रेम दूसरों को ज्ञात हो। मतलब एक ऐसी नायिका जो किसी अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से भी प्रेम करती है। अब ये छिपकर करे वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो जो प्रेम करती है उस प्रेम के बारे में दूसरों को भी मालूम है। ऐसी परकीया नायिका को, स्वकीया तो खुद की नायिका, परकीया दूसरे की नायिका, ठीक है, तो वह परकीया नायिका जिसका परपुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो, उसको क्या कहा जाएगा? बताइए। ऐसी परकीया नायिका जिसका परपुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो। प्रश्न संख्या 10, बताइए। सबसे पहले महिपाल ने उत्तर दिया, भाई सही उत्तर महिपाल बाबू का आया है। उसके अलावा अभी तक जितने भी उत्तर आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। ठीक है, परकीया शब्द का प्रयोग तो मैंने वाक्यांश में ही कर रखा है, तो इसका उत्तर ये कैसे दे सकते हो? लक्षिता, क्या कहेंगे? लक्षिता। पतिमवरा कैसे होगी? पति को छोड़कर दूसरे से इश्क लड़ा रही है, तो पतिमवरा कहां से होगी? लक्षिता हो गई, वो लक्षिता नायिका हो गई है। अब प्रेम की बातें हैं जी, ये प्रेम में नेम और शिष्टाचार को लोग भूल जाते हैं, सिद्धांतों को भूल जाते हैं। खैर है, ये तो नेह का विषय है। और देखते हैं, बहुत विषयों का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखो कितने वाक्यांश के एक शब्द के कितने प्रश्न आ गए। आपको मालूम भी नहीं हो, मान लीजिए, तो याद हो जाएंगे सुन सुन करके। बहुत विषयों का जानकार, जो बहुत विषयों को जानता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? बहुभाषाविद, विशेषज्ञ, बहुज्ञ, बहुश्रुत। बताइए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाएगा? बोलिए। बहुभाषाविद, विशेषज्ञ, बहुज्ञ, बहुश्रुत, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? बताइए। कैलाश चंद्र बैरवा, एकदम सही उत्तर है। सबसे पहले इनका उत्तर आया बहुज्ञ, जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। अब तो बाकी विद्यार्थी, कई विद्यार्थी विशेषज्ञ की तरफ चले गए। विशेषज्ञ शब्द का अर्थ होता है जो विशेष को जानता हो, जो किसी विशेष को जानता हो, वो विशेषज्ञ। जैसे हम कहें ये संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ हैं, तो संस्कृत भाषा को विशेष तौर पर जानते हैं। हम कहें राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, तो राजनीति को विशेष तौर पर जानते हैं। बहुज्ञ मतलब जो बहुत अधिक को जानता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस क्रमांक में वर्ण वारण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा? प्रश्न देखना, वर्ण वारण
इस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा, इनका सही अर्थ क्या होगा। और मैं हमेशा कहता हूं याद करने वाली चीजों के जो विकल्प है ना, वो आपके उत्तर को सही करवाने के बजाय गलत करवाने का पूरा काम कर देते हैं। अब इसके अंदर उत्तर तो दे रखे हैं सब में, आगे पीछे कर दिए, अब यहाँ निर्णय करना पड़ेगा है, डर कर भागने के बजाय। वर्ण करना मानी चुनाव करना। जैसे अपन कहते हैं ना, नायिका ने नायक का वर्ण कर लिया, राजकुमारी ने स्वयंवर में अपने पति का वर्ण कर लिया। वर्ण मानी चुनना, चुनाव करना। और वारण, उसने वार दिया है, मैं तुझ पे वारा जाऊं है, वारना, ठीक है। तो वो न्योछावर करना, न्योछावर शब्द यहाँ शुद्ध लिखा हुआ, न्योछावर करना। वर्ण मानी चुनाव और वारण मानी न्योछावर करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आवास का विलोम शब्द क्या होगा? आवास। तो ये तो बड़ा सरल सा है। हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लेकिन उत्तरों में भिन्नता देखिए आप कमेंट सेक्शन में, उत्तर देने वाले आप कितने लोग क्या उत्तर दे रहे हैं, कितने लोग क्या उत्तर दे रहे हैं। इससे आप हल्का सा आत्मचिंतन करना, डिप्रेशन में तो आना मत, ठीक है। हाँ, आवास का विलोम क्या होगा? प्रवास होगा, ठीक है भाई। जैसे हम कहते हैं ना, वो ऋषि जी आए हैं और वो 2 महीने यहाँ आवास यहीं रुकेंगे, या अपन ये कहेंगे कि वो प्रवास पर निकल गए। भाई मैं 15 दिन के लिए उत्तराखंड के प्रवास पर जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर जा रहा हूँ, ऐसे कोई कहे तो आवास प्रवास, ठीक है। क्या बात है, ये सबका सही था, साधु साधु। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द का सही विलोम शब्द नहीं है? 4 जोड़े दिए हैं विलोम शब्द के, 3 सही है जी और 1 गलत है। बताइए कौन से सही है और कौन सा गलत है। आकाश का पाताल, ठीक है जी। अवर अनवर, तो ये गलत हो गया। अवर का प्रवर होता है, ठीक है। कार्य का अकार्य और कुलटा का सती, बाकी तीनों सही हैं। तो एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न तैयार हो गए, तो विशेष लाभ, ठीक है। अब जो धैर्य पूर्वक इस लाभ को नहीं ले पाएंगे तो स्वाभाविक है कि भाई परीक्षा में तो धैर्यवान व्यक्ति ही उत्तीर्ण होते हैं, जो जिनमें धैर्य की कमी होती, जो अधीर होते हैं, उनके उत्तीर्ण होने में तो संदेह होता है, ठीक है। हाँ, सदैव का विलोम शब्द क्या होगा? शायद कल के सेशन में इसकी चर्चा हुई थी। सदैव का विलोम शब्द क्या होगा? कल या परसों के सेशन में। सदैव जो दयावान हो और क्रूर जिसमें दया ना हो, तो सदैव का विलोम क्या होगा? क्रूर होगा, है। सदैव का विलोम क्या होगा? क्रूर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है? मतलब वही बात, 4 जोड़े दे दिए, गलत कौन सा है जी? उदार, कृपण, उत्पतन, निपतन, त्याग, तृष्णा, दाखिल, खारिज। पढ़ते ही उत्तर ज्ञात हो रहा है, त्याग तृष्णा, ठीक है। त्याग का तो ग्राह्य, ठीक है, और तृष्णा का वितृष्णा होता है। तृष्णा मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की चाह होती है, ठीक है, बहुत अधिक उसको लालसा कहते हैं। वितृष्णा उसके प्रति एक मन में वैराग्य के भाव का जन्म लेना। तो ये गलत है, ये दोनों अलग अलग शब्द दे दिए गए, ठीक है। तो इसका उत्तर सी। क्या बात है, क्या बात, बहुत से विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, धन्यवाद धन्यवाद, साधु साधु। इधर देखिएगा, निम्न में से कौन से कूट में सभी अनार के पर्यायवाची, ये पर्यायवाची के प्रश्न आ गए भैया, ठीक है। 4 विकल्प है और इनमें से अनार के पर्यायवाची किसमें है ये चेक कर लीजिए। अनार बोलिए, तो अनार को रामबीज भी कहते हैं, है जी। क्या 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 कहते हैं बताइए? शुकप्रिय, सुकोदन, अनार के कौन कौन से होंगे? पर्यायवाची का प्रश्न है तो आपको मैं इसका अवसर दूंगा, चिंता न करें। अनार के पर्यायवाची कौन से होंगे जी प्रभु? उत्तर क्या आ रहा है? ये अनार का मामला है। रामबीज, शुकप्रिय, सुकोदन, अनार, दाड़िम। शुक मानी तोता, तोते को अनार बड़ा प्रिय होता है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से सहसा हुआ शुक मौन है, यह अन्य शुक कौन है? आगे देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जब हमने आपको कक्षा में बहुरी समास पढ़ाया है तो इतने पर्यायवाची तैयार करवाए, उनमें से अधिकांश प्रश्न आ जाते हैं, ये ध्यान रखिए आप। देख लीजिए भले, इंद्र का अमरपति, अमरावती स्वर्गपुरी का नाम है, मघवा इंद्र का नाम है, सुरेश देवताओं का स्वामी इंद्र का नाम है, स्वयंभू, स्वयंभू इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो फिर स्वयंभू किसका होगा? स्वयं, स्वयं
भू उत्पन्न होना, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं। स्वयंभू शब्द हमने लिखवा रखा, आप अपनी कॉपी में देखना भले, ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। स्वयंभू किसका पर्याय होता है? ब्रह्मा जी का पर्याय होता है। अगला प्रश्न देखिएगा जनाब, निम्न में से कौन सा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं? कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो जब समुद्र मंथन हुआ था, देव और दानवों ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया और भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार ग्रहण करके, कुर्मावतार धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, वासुकी नाग का को वो रस्सी की तरह प्रयोग किया गया, नेतना जिसको बोलते हैं अपन अपनी राजस्थानी भाषा में, ठीक है। तब जो है ना उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी निकला। कल्प वृक्ष वो है कि जिससे जो मांगा जाए वो दे देता है, मन की इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। उससे एक गाय निकली थी, कामधेनु, जो व्यक्ति की कामनाओं को पूर्ण कर देती है, वो गौ माता, ठीक है। तो ये स्वर्गपुरी में ये है, तो इसको कल्प तरु, तरु मानी वृक्ष, तो कल्प वृक्ष और कल्प तरु तो एक ही बात हो गया। हरिचंदन, पारिजात, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसका कौन नहीं होगा? वायस नहीं होगा, वायस कव्य को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बड़ी चीजें याद हो जाएंगी। वैशाख नंदन, शंख कर्ण, रासभ, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए। वैशाख नंदन, शंख कर्ण, रासभ, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी शब्द गधे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये याद करने का विषय है पूरा का पूरा। आदेश का तद्भव स्वरूप क्या होगा? आदेश का तद्भव क्या होगा? तो तत्सम तद्भव भी है आपके। आदेश का तद्भव क्या होगा? जी जी जी, खुश रहिए, सुप्रभातम। जो बीच में जुड़ते जा रहे हैं उन सबका अभिवादन स्वीकार है, प्रश्नों को हल करते जाइए। तो आदेश का तद्भव शब्द क्या होगा? आयशु। आदेश का तत्सम स्वरूप क्या होगा? आयशु, सॉरी, आदेश का तत्सम आयशु होगा। आदेश तो खुद तद्भव है, प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कपड़ा का तत्सम क्या होगा? कपड़ा का तत्सम क्या होगा? हाँ आप सही कह रहे हैं, गर्धब, गर्धब भी हो सकता है इसका वो वैशाख नंदन का पर्यायवाची, ठीक है। कपड़ा का तत्सम क्या होगा? करपट। क्या होगा? करपट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोटा शब्द क्या है? लोटा शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, कि देशी है, कि विदेशी है? बताइए, लोटा शब्द क्या है? लोटा शब्द क्या है? अरे लोटा में तो क्या सोचने की जरूरत है, ये तो बता ही सकते हैं आप। देसी है, क्या बात है, देसी, देशी शब्दों से तो आप परिचित हैं। लोटा शब्द क्या है? देशी शब्द है जी। इधर देखिएगा जनाब, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, बिच्छू, रुक्ष, चिंतन का जरूरत ही नहीं है, रुक्ष होगा। आपको तत्सम तद्भव पहचानने के जो तरीके बताए थे उससे भी सरल हो रहा है। रुक्ष जिसमें संयुक्ताक्षर आए वो प्राय तत्सम होता है, बता रखा है, ठीक है, रुक्ष, ठीक है। इधर देखिएगा, इनमें से विदेशी मूल का कौन सा नहीं है? अब देखो इसको पहचानना कितना सरल है, थोड़ा सा मस्तिष्क लगाते ही। अरे वि उपसर्ग आया है, विज्ञापन, ज्ञापन शब्द, तो वि उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है, तो ये स्वाभाविक है, ये विदेशी नहीं हो सकता किसी भी हालात में, ठीक है। विज्ञापन शब्द होगा इसका उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? बताइए, इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी तत्सम शब्दों का ही प्रयोग हुआ है? कार्तिक बाबू बड़ी आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। देखो इसको उत्तर हल करने के तरीके भी देखा। जोगी, जोगी तो तत्सम नहीं हो सकता है। लेई, यह भी कोई तत्सम शब्द नहीं है। और देखें यहाँ ठीठ, ये भी कोई तत्सम शब्द नहीं लग रहा, ब्याह भी नहीं लग रहा, तो ये सी हो गया। मतलब ऐसे भी बड़ी आसानी से उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, इतना कोई बड़ा विषय नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा तद्भव है? रजत, क्षति, कंगन, क्षेत्र, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा भाई? हाँ, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? रजत, क्षति, क्षेत्र, कंगन। अब देखो संयुक्ताक्षर आया है तो ये तो तत्सम होंगे। रजत चांदी को कहते हैं, तत्सम शब्द। कंगन,
ये आपका तद्भव शब्द होगा। वो फिल्म देखी होगी आपने, मदर इंडिया, मेरी माँ के कंगन हाँ लौटा दो, ठीक है। क्या बात है, आपने नाम ही अच्छा रखा, एक सीट पक्की। एक कमेंट सेक्शन में एक का नाम देख रहा हूं मैं, एक सीट पक्की। ये संकल्प बड़ा अद्भुत है आपका, प्यारा संकल्प है, एक सीट पक्की। हाँ, होना चाहिए ऐसा आत्मविश्वास। निम्न में से कौन सा विकल्प चिन्ह है? 4 चिन्ह दिए हैं, इसमें विकल्प चिन्ह कौन सा है? विकल्प मतलब जो या का बोध कराता है, जो हाँ विकल्प सूचक चिन्ह कौन सा है? ये तो बड़ी आसानी से आप ऑब्लिक जिसे बोलते हैं बी विकल्प सूचक चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए, इनमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? उद्धरण का चिन्ह कौन सा है? तो जो इन्वर्टेड कॉमा वाला चिन्ह जो होता है उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ हाँ इधर देखिएगा, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणा देकर जो कार्य करवाया जाए उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखो, दिनेश पढ़कर सो गया, इसमें कोई प्रेरणा नहीं है। मेरा भाई शिक्षक बन गया, इसमें भी कोई प्रेरणा नहीं है। भंवरा फूलों का रस पीता, पीता तो पीता, अगले की आदत है, इसमें प्रेरणा है। भाई कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, तो सविता के पत्र पढ़वाने के पीछे वाक्य में किसकी प्रेरणा बताई गई है? कविता की। ऐसा ही वालों की कक्षा में हमने क्रिया का टॉपिक पढ़ाया था, तो बड़ी विस्तार से इसकी चर्चा हुई थी। फिर प्रेरणार्थक क्रिया के जो 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, फिर ये हमेशा सहकर्मक होती है, हमने चर्चा कर रखी है। मोटे तौर पे यही ध्यान रखो, कर्ता जब किसी को प्रेरणा देकर क्रिया करवाता है तो क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक कहलाती है। इधर देखिए, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? इसको तो सब पहचान सकते हैं, रीट वाले ही कर देंगे इसको तो हल। द्विकर्मक क्रिया किसमें होगी? ऐसा वाक्य जिसमें 2 कर्म हो, और 2 कर्मों को तो पहचाना जा सकता है। पिछले सेशन में भी इसकी चर्चा हुई थी, उससे पिछले में भी चर्चा हुई थी। तो ऐसा वाक्य ढूंढिए जिसमें 2 कर्म है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती है, इसमें तो कोई 2 कर्म नहीं है। दुष्यंत भोजन कर रहा है, इसमें भी कोई 2 कर्म नहीं है। राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें 2 कर्म है। श्याम पुस्तक, याद कीजिए पिछले सेशंस में भी मैंने चर्चा की है, एक गौण कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है। सजीव कर्म पहले आता है, निर्जीव कर्म बाद में आता है। सजीव कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग होता है, निर्जीव कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। प्रधान कर्म हमेशा क्रिया के साथ आता है। तो इसमें 2 कर्म है। और ऐसा ही वालों को जब हमने क्रिया पढ़ाया तो तरीका बताया था आपको पहचान करने का, कर्म की पहचान कैसे करनी। क्रिया से 3 प्रश्न पूछो, क्या, किसे, किसको, और कर्ता को काट दो। वाक्य में से कर्ता को काट दो। कर्ता कौन है? राम, काट दिया। अब क्रिया से ये 3 प्रश्न पूछो, क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? श्याम को दी। 2 उत्तर आ रहे, तो क्रिया कौन सी हो गई जी? द्विकर्मक हो गई। कौन सी हो गई? द्विकर्मक हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नाम धातु क्रिया कौन सी होगी? नाम धातु, ये तो आपको लिखवाया हुआ है और उदाहरण भी तकरीबन आ गया है उसमें से। किस वाक्य में नाम धातु क्रिया है? नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं? देखो, जिस क्रिया की रचना संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, इनसे जिस संज्ञा की रचना होती है, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हाथ एक संज्ञा है और हाथ से यहाँ क्रिया बनी हथियाना। क्या बनी है? हथियाना। तो संज्ञा से क्रिया बनी है, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। सेठ ने मकान हथियाया। भाई जैसे खाते ही सो गया, सो गया, तो सो गया, सोना क्रिया ना तो संज्ञा से बनती, ना सर्वनाम से बनती, ना विशेषण से बनती। बरसने लगा है, सो गए थे, ठीक है। हाथ हथियाना, लाठी लठियाना, फिल्म फिल्माना, महक महकाना, रंग रंगाना, रंगना, महकना, ठीक है। तो ये जो है, जैसे अपना सर्वनाम अपनाना, और विशेषण की बात करूं लंगड़ा लंगड़ाना, चिकना चिकनाना, मोटा मुठियाना, ये शब्द जो है ना, हाँ, तो जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जिस क्रिया की रचना होती है, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण के प्रश्न आएंगे, रीट वालों आप भी सावधान रहना। जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा? और इसके लिए तो मुझे आपके कमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सबका सही उत्तर आना है। संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखिएगा, ठीक है।
इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? सार्वनामिक विशेषण को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना, तो इन वाक्यों को देख करके उत्तर बताइए। ठीक है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है। सार्वनामिक विशेषण को और क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक विशेषण। क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक विशेषण। तो बताइए किसमें होगा? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर बताइए। सार्वनामिक विशेषण, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, उस पुस्तक को पढ़ो, उनके अनुसार हिंसा पाप है, भगत सिंह ने इनके खिलाफ खूब संघर्ष किया। बताइए इसमें उत्तर क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले मंजू बैसा का उत्तर आया है बी और एकदम सही उत्तर है। उसके बाद में आकाश का है, फिर निर्मल सिंह का उत्तर सही आया है, और उसके बाद आकाश कुमार, ठीक है, अब संगीता, रवि, शेष, माही, ठीक है, अब कई विद्यार्थियों के उत्तर सही आने लगे। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। और मैंने कहा था सर्वनाम जब संज्ञा की ओर संकेत करे, सर्वनाम के बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए तो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कक्षा में तो चर्चा हुई है, जब हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है तब इसकी काफी चर्चाएं हुई है। हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते समय चर्चा हमने इसलिए की थी ताकि आप इसके भेद को समझ पाएं। और जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं, यदि किसी ने वो वहां पढ़ी है तो उसमें भी इसकी बहुत विस्तार से चर्चा हो रखी है। इनमें से सहकर्मक क्रिया कौन सी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मतलब इन चारों में से सहकर्मक क्रिया कौन सी, ऐसी क्रिया कौन सी है जिसमें कर्म हो सकता है? तो इस टाइप के जो प्रश्न हमने जिस दिन चर्चा की थी तो हमने आपको कहा था बड़ा सरल तरीका है, वाक्य बना लिया करो। जब सीधा क्रिया का प्रश्न पूछा जाए तो उसको वाक्य में कन्वर्ट करो, वाक्य बना लो। जैसे सोना का बना लो, वह सो रहा है, वह सो रहा है। उड़ना का बना लो, वह उड़ रहा है। हंसना का बना लो, वह हंस रहा है। खाना का बना लो, वह खा रहा है। और जो आपको क्रिया को पहचान करने का जो सीधा तरीका बता रखा वो अप्लाई करो, उत्तर सही आएगा। ठीक है, कर्ता को काट दो, काट दो। क्रिया को प्रश्न पूछो, क्या, किसे, किसको। उत्तर आई तो सहकर्मक, ना आई तो अकर्मक, और पहचान कर लो। वह सो रहा, क्या सो रहा, कोई कर्म नहीं। उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, कोई नहीं। क्या हंस रहा, कुछ नहीं। वह खा रहा, क्या खा रहा, कुछ ना कुछ तो खा रहा है, यहाँ कर्म उपस्थित है, तो डी हो जाएगा। और अरे वाह, क्या बात है, साधु साधु, एकदम सही उत्तर। हाँ हाँ, क्रिया का टॉपिक जिस दिन हमने संपन्न किया था तो हमने इस टाइप के प्रश्न हल किए थे, इस टाइप के और इससे भी अलग अलग टाइप के कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन हमने देखे थे उस दिन। ठीक है, अब देखो ईश्वर की कृपा से वापस वैसी कक्षाएं कब सजती हैं। है खड़े हो, बता भाई, पर्यायवाची बता। गुरुजी आज तो याद नहीं है, कल बताऊंगा। ऐसे ऐसे आपके वादे वो उहा वो की स्थिति, आंखें नहीं मिलाना, हाँ गुरुजी अपने को नहीं खड़ा कर ले पर्यायवाची के लिए, वो एक अद्भुत भाव, वो आनंद आएगा। देखो इस पर सब सामान्य कर रहे हैं, धीरे धीरे सब मंगल होगा। है देखो, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऐसे पहली बात तो इसमें हमें भाववाचक संज्ञा देखनी है, तो ये चारों की चारों भाववाचक संज्ञा है। तो इन चारों भाववाचक संज्ञाओं में से हमें उसको छांटना है जिसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। और ये उत्तर, अरे वाह, मेरे प्रश्न बोलने से पहले उत्तर, साधु साधु, गुरुत्व, वाह। और इसमें मुझे लगता है रीट वाले भी सक्रिय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो उन्होंने भी पी रखे हैं, वाह। देखिएगा, इनमें से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? भाई यहां भी चार भाववाचक संज्ञाएं दी हुई है। इन भाववाचक संज्ञाओं में से हमें उस संज्ञा को देखना है जिसकी रचना किसी विशेषण शब्द से हुई है। तो इसको मैं मोटे तौर पे ये कहूं तो इन्होंने ये पूछा कि इन चारों में से विशेषण कौन सा है। सीधा प्रश्न ऐसा है, हाँ, इन चारों में से विशेषण कौन सा है, यही तो पूछा गया। भाई ये तो सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? तो चुनना तो क्रिया है, बच्चा संज्ञा है, ठीक है, भीतर आपका अव्यय है, सरल विशेषण है, तो सरल से सरलता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 37 में डी होगा। हाँ, एक दो विद्यार्थियों ने सी कर दिया, वो गलत है। अरे भीतर तो अव्यय है, भीतर तो क्या है, अव्यय है। ठीक है, हाँ हाँ, गुरु से गौरव भी हो सकता है, अनुसुईया, गौरव भी हो सकता है। गुरु शब्द में अप्रत्यय जुड़ने पर गौरव शब्द बनेगा। इधर देखिएगा, ऐसा विकल्प छांटिए जिसमें सभी संज्ञाएं हैं। यहाँ चार जोड़े दिए गए हैं, उन जोड़ों में से हमें उसको छांटना है जिसमें सभी शब्द संज्ञाएं हैं। बताइए। हाँ, रीट वाले, आकाश कह रहे रीट वाले। हाँ, रीट वाले तो मुझे पता, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो पी रखे हैं इन्होंने। हाँ जी, बांसवाड़ा से प्रणाम जी, खुश रहो पंकज बाबू, आनंद लीजिए। आइए
अपनी चर्चा अपनी लंबी ना हो जाए, अभी प्रश्न शेष है। सभी संज्ञाएं कौन सी है? उत्तर उत्तर बताइए। 38 नंबर, 38 नंबर, 38 नंबर सी। जी सी होगा। बहुत से विद्यार्थी गलत कर रहे हैं। सुख भी संज्ञा और सेना भी संज्ञा है। यदि डी, एक दो ने डी उत्तर दिया तो बेटा मधुर तो विशेषण हो जाएगा ना, मधुर तो विशेषण हो जाएगा, साफ भी विशेषण हो जाएगा, अपना सर्वनाम हो जाएगा। यहां क्या पूछा है? संज्ञाओं को पूछा है। ठीक है, हाँ इधर देखिएगा, किस समूह में सभी सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? यहाँ 4 युग्म दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और ये उत्तर तो आपका सही ही आने वाला है। कुछ, कोई, किसी। उसने बाजार से कुछ खरीदा, कोई गा रहा है और किसी ने चोरी की। मैं उदाहरण ही आपको जो लिखवाए वही बोल दिए मैंने। इधर देखिएगा, ये तो सही हो गया, सबका मंगल हो गया। इधर देखो जी, इनमें से अव्यय का भेद कौन सा नहीं है? भाई अव्यय के हम जो है 5 भेद लेते हैं। देखो यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना, आपको मैं बताऊं, आपको जब पूछे, मैं हालांकि जो ऑनलाइन कक्षा है उसमें मैंने चर्चा की थी एक बार पहले भी, ये बड़ी नई चीज है, आप सुनना ध्यान से। आपको जब अविकारी भेद के पूछे जाए तो आप 4 कह सकते हैं, लेकिन अव्यय के भेद पूछे जाए तो आपको 5 कहना चाहिए, क्योंकि अविकारी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक बात है, लेकिन अव्यय के अंदर एक 5वां भेद और शामिल हो जाता, निपात। कौन सा हो जाता? निपात। हाँ, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब अव्यय में भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक पे चारों के चारों जो अविकारी है वो अव्यय तो हो गए, लेकिन अविकारी 4 ही होते हैं, अव्यय के अंदर 5 आ जाता है, निपात भी आ जाता है। ये आप ध्यान रखना, ये नई चीज आपको मैं बता रहा हूँ। आगरा से नमस्कार, वाह नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार प्रियंका। ठीक है, आगरा में अभी एक दुर्घटना घटित हुई है और काफी परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है और हॉस्पिटल के अंदर एक दुर्घटना हुई, उसके पीछे कुछ षड्यंत्र की बू भी आ रही है। एक चैनल ने उनका वो भी किया है, स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। ईश्वर उनके घर वालों को वो दुख झेलने की क्षमता प्रदान करें। और इस कोविड में देश ने बहुत कुछ खोया है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। बड़ा संकट का समय था, धीरे धीरे बादल छंट रहे हैं, लेकिन मैंने कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि हमें लापरवाही नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ये कमजोर पड़ते ही हम वापस जो है वही मूर्खता दोहरा दे जो हम सब ने पिछली बार दोहराई है और हम सब ने दोहराई है। या मैं घर से एक बार मैंने यूट्यूब पे सेशन किया था कोविड को लेकर के, जब ज़्यादा ये बहस हो रही थी, तो मैंने कहा था ये सामूहिक असफलता है हम सबकी, हम सब ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। खैर, ईश्वर सब मंगल करें। इधर देखो, घृणा बोधक अव्यय कौन से हैं? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे घृणा का बोध होता है? क्या बात है, सबके सही उत्तर आ गए। साधु साधु, छी छी, धिक्कार, ये सब घृणा बोधक अव्यय है। और ऐसे तमाम लोगों के लिए हम छी छी कहेंगे जिन्होंने इस आपदा के समय में भी लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने लोगों के जो कफन के सौदागर बने, ऐसे लोगों को हम छी छी और धिक्कार ही कहेंगे, घृणा बोधक। ठीक है, आगे बढ़नी, आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। जी जी, इतनी लेट जुड़ रहे हो, ये गलत बातें हैं। इधर देखो, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यहाँ 4 विकल्प हैं, इन चारों में से क्रिया विशेषण किस पे है, किस में है? भाई क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द इनमें से किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? पेड़ पर पक्षी बैठा है, गुड़िया गाना गाती है, मोहन धीरे धीरे चलता है और राजू पत्र लिखता है। इन 4 वाक्यों में क्रिया विशेष, अरे वाह कितना सुंदर उत्तर, कितनी जल्दी उत्तर, वाह 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 वाह। मोहन धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण का प्रयोग, अरे वाह, साधु 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 साधु। अगला प्रश्न देखिएगा, ईश्वर की, फिर एक रिक्त स्थान दिया है, शब्द चयन का प्रश्न है ये। ठीक है, देखना इधर, ईश्वर की रिक्त स्थान से मेरा रोग ठीक हो गया, रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा? यहां रिक्त स्थान की पूर्ति आप किस शब्द से करेंगे? ठीक है, इधर देखिएगा क्या होगा, ईश्वर की रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन सा शब्द प्रयोग में लेंगे? बताइए। जी जी जी, ईश्वर की अनुकंपा से मेरा रोग ठीक हो गया, यहां ये शब्द जो है उपयुक्त
लग रहा है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार दे दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? इधर देखिएगा 44, अविकारी शब्द कौन सा है? तो अविकारी तो आप जानते ही हैं, तो रमेश, शैशव, अपना, अलावा, ये रमेश शैशव तो संज्ञाएं हैं, ये सर्वनाम है, और ये क्या है? अविकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वाह, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, शब्द, भाई रीट में भी एक टॉपिक है शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ जानना। ठीक है, और एसआई में तो है ही है। ठीक है, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना चाहिए जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, इसे क्या कहते हैं? देखना कितना कितना गहरा प्रश्न है। समझिएगा कि वाक्य में एक कथन है यहाँ, वो कथन क्या है कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना चाहिए। कथन क्या एक तरह की परिभाषा है, ये कहते हैं वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना चाहिए जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। मतलब जो आपका संक्षिप्तीकरण होगा एक तरीके का, कि कई बार हम जैसे देखते हैं कोई गद्यांश, उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको हम हटा भी दें तो भी हमें अर्थ समझने में कोई बाधा नहीं आएगी, हम आसानी से उनका अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता अध्याहार। क्या शब्द प्रयोग में आता? अध्याहार। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आकाश बार बार कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे। अरे तो महाराज तू के चावे है, लड़ना थोड़ी है, परीक्षा पास करनी है। लड़की खाना बना रही होगी, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य विचार के प्रश्न है। ठीक है, और वाक्य विचार एसआई में तो है ही है, और रीट में तो 5 अंक का है वाक्य विचार है। लड़की खाना बना रही होगी, ये किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है, आज्ञार्थक है, इच्छार्थक है, संदेहार्थक है। बताइए किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संदेहार्थक वाक्य है। भाई जब अनिर्णय की स्थिति हो, अनिश्चय की स्थिति हो, हमें मालूम नहीं है। भाई इच्छार्थक में तो क्या क्या आता है? इच्छार्थक में इच्छा आती है और आशीर्वाद आता है। भाई जिस वाक्य के अर्थ से इच्छा या आशीर्वाद सूचित हो वो इच्छार्थक होता है, और जिससे आज्ञा या उपदेश सूचित हो, जिससे आज्ञा या उपदेश सूचित हो, वो आज्ञार्थक होता है। ठीक है, और संकेतवाचक की बात करें, स्पेशली जब हमने वाक्य विचार पढ़ा है तो संकेतवाचक के लिए हमने कहा है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। जब एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर बताई जाए तो वाक्य संकेतवाचक होता है, और जब वाक्य के बारे में अनिर्णय की स्थिति रहे, अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, तो वह संदेहार्थक होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? और मुझे पता, बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। संयुक्त वाक्य कौन सा है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, जैसे ही पुत्र से मिले सुजाता रो पड़ी। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। राम और सीता जाते हैं, राम और सीता जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताइए, बड़ा आसानी से पहचाना जा सकता। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, और हमें बता रखा है संयुक्त वाक्य की पहचान करने का तरीका। संयोजक शब्द के दोनों ओर के वाक्य यदि अपना स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम हो तो वाक्य संयुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब यदि वो दोनों ओर के वाक्यांश अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित हो, तो वाक्य मिश्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 48 नंबर प्रश्न, इनमें से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। अब देखो, यदि आपका रीट का पेपर चल रहा होता तो उसमें वाक्य का 1 या 2 प्रश्न मिल पाते। यहाँ आपके वाक्य के अर्थ के, वाच्य के, ठीक है, उपवाक्य के कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। संज्ञाश्रित उपवाक्य कौन सा है? सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, ये पहला ही संज्ञाश्रित हो जाएगा। और संज्ञाश्रित की हमने पहचान लिखवाई थी आपको, की से जुड़ने वाले वाक्य संज्ञाश्रित ही होते हैं, कहा था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या मेरा भाई राजू उधम मचाता है, इसमें उद्देश्य का विस्तार क्या है? देखो, तो उद्देश्य कौन है? राजू, और उसका विस्तार क्या है? मेरा भाई। विस्तार क्या है? मेरा भाई राजू उधम मचाता है। तो वाक्य का उद्देश्य राजू और उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया? मेरा भाई। अंतिम प्रश्न, क्या हंस पद चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है? ये तो हमने शायद प्री रीट में भी दिया, आया था ऐसा प्रश्न। त्रुटि सुधार के लिए हंस पद का क्या किया जाता है? प्रयोग। ठीक है, तो एसआई वालों को के लिए तो पूरी चीजें हैं ही हैं, और आशा करते हैं रीट वालों को भी इससे विशेष
विशेष लाभ होगा, वे भी लाभान्वित होंगे, इसलिए वो आनंद लें। प्रश्न हल नहीं कर पाए, जटिलता का बोध हो, पिछला 2 महीना आपने आलस्य में बिताया हो, तो घबराने की बजाय जुड़े रहें, सत्य से आंखें मिलाएं, ठीक है, यथार्थ को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग जो है ना खुद को पुनर्बलन दें और आगे बढ़ें। स्वयं से स्वयं को स्वयं के लिए मोटिवेट करें, ये मोटिवेशन की नई परिभाषा। खैर, इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित रहिए, अध्ययनरत रहिए, ठीक है, और आपकी तैयारी बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए संस्थान, पूरी कलाम की टीम प्रतिबद्ध है। इन विषम परिस्थितियों में सब कार्यरत है, और लेकिन आप उसका भरपूर लाभ लेवें और अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हों। इसी शुभाशीष के साथ जय हिंद।